नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका वेलकम है टीसीएम फैमिली में। टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीयूईटी आईसीआर 2024 में आए हुए एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चंस डिटेल एनालिसिस करेंगे, यानी समझेंगे कि आईसीआर का क्या लेवल होता है, क्या पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आईसीआर में पूछे जाते हैं। जब यदि कोई बच्चा इस बार आईसीआर यानी सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो एक अनुमान लगता है आपको कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जब भी कभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखिए। उससे हमें पता लगता है कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, बनाए जाते हैं या पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए किस लेवल के एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आपके देखे जाते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो नोट्स हैं आईसीआर के, उसमें से कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हम नोट्स में कवर करते हैं। ऑलमोस्ट यदि मैं आपको बता दूं कि हमने 50 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस यहाँ से हमारे नोट्स से कवर किए हुए हैं। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस हाँ क्वेश्चन लेंदी होते हैं, आपको क्वेश्चन देखने से पता चलेगा। तो आज का पूरा वीडियो आपको देखना है, कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल होता है आईसीआर का। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर हैं। ये हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, कोई आईसीआर में है, जबलपुर कॉलेज में भी है। अभी हम लोग 1 अगस्त से नया पीएटी सीयूटी यानी आईसीआर के लिए एजी 1 2 3 पीसीएमबी पीसीबी से रिलेटेड बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 3 डेज का डेमो है। आप चाहें तो इस डेमो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 डेज का डेमो है। नीचे जो नंबर दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर अपना नाम, एड्रेस और क्वालिफिकेशन व्हाट्सएप करके इस डेमो ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। चलिए तो बढ़ते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जैम तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए जैम, जेली, मुरब्बा, ये सब तो इनसे ये आते हैं आपके एग्रीकल्चर के प्रोसेसिंग से, है ना। फूड संसाधन या प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यही क्वेश्चन पीएटी का है, आपका वही लेवल है, चाहे जो भी 11th 12th लेवल का ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस क्वेश्चन पूछने का तरीका आप देख सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न 5 नंबर का इन्होंने दे रखा है, तो थोड़ा सा लेंदी बनाएंगे डेफिनेटली यार, सीधी सी बात है, क्वेश्चन को लेंदी बनाएंगे। तो देखिए जैम तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जैम तैयार करने के लिए कौन कौन से चरण हो सकते हैं भाई? पकाते समय चीनी मिलाना। देखो सबसे पहले क्या करना है वो हमें व्यवस्थित करना, तो ये तो नहीं हो सकता है। फलों का चयन करना और गूदा निकालना, तो भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप यदि जैम बनाने का सोच रहे हैं तो उसके लिए क्या करोगे भाई? पल्प, फ्रूट्स की पल्प निकालोगे। ठीक है, यानी इसके पहले तो सिलेक्शन करोगे सही सही फ्रूट्स का, फिर उसका पल्प निकालोगे यानी गूदा निकालोगे। फिर क्या करोगे बेटा? इसके बाद पकाते समय फिर दूसरा स्टेप लोगे आप। पकाते समय क्या हो जाएगा? देखो ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा हो गया भाई। पकाते समय यानी जब उसको प्रिपेयर करोगे आप तो उस समय चीनी मिलाओगे। फिर क्या करोगे? लास्ट 3rd स्टेज आएगी आपकी, अंतिम बिंदु का निर्धारण करोगे कि पक गया कि नहीं पक गया। ठीक है, इसका आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चौथा आएगा आपका कि भाई इसके बाद आपको बोतलों में भरना है, यानी उसकी क्या करनी है? आपको कैनिंग करनी है, बोतलों में भरना है और एयर टाइट यानी सील बंद कर देना है। तो देखिए यहां पर सही सीक्वेंस मिलाइए, तो हमारा पहला ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा। तो ए बी टी कहां पर है? कहीं पर दिख रहा है आपको? तो यहां पर ए सी बी डी, तो यहां पर शायद आपका ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं बता दूं आपको क्या आएगा। सी बी यानी फल, सॉरी पहले बी आएगा फिर ए आएगा, तो बी ए यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, बी ए डी सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ए डी सी। इसकी पीडीएफ भी हम आपको देंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में बस आपको क्या करना है, टीसीएम कोचिंग सागर आप जैसे ही डालेंगे, है ना, टीसीएम कोचिंग सागर, तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, वहां पर ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल डैश पर संकरण प्रयोग किए थे। भाई सभी को पता होगा, बच्चा भी बता देगा। देख लिए कितना नॉर्मल सा इजी क्वेश्चन था। पूछा गया कि जो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल साहब थे उन्होंने किस पर अपने प्रयोग किए थे, तो सभी को पता होगा मटर यानी पी पर। ठीक है, मटर यानी पी पर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था इस साल, काफी इजी क्वेश्चन थे इस साल आपके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बस इसमें आपको पेयरिंग करनी है, जोड़ियां मिलाने के लिए कहा गया है। अब सूची 1 है, यानी मौसम के मानदंड बताए गए हैं। सूची 2 में आपके मापन उपकरण। देखिए तो ये मौसम के कुछ आपके मानदंड हैं और उनको किस से मेजर किया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई सापेक्षिक आर्द्रता किससे मेजर की जाती है, मापी जाती है, पवन वेग यानी विंग वेलोसिटी किससे, सौर विकिरण किससे, टेम्परेचर किससे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग खुद यहाँ से आंसर दे सकते हैं कि जैसे मान लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को सभी को पता होगा थर्मोमीटर। तो देखिए बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन, बहुत इजी। यदि आप दो के आंसर सही कर पा रहे हैं तो बाकी तो अपने आप से सही हो जाएंगे, यानी प्रश्न में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है। तो डी का सबसे पहले आ जाएगा फोर्थ। तो आप यहाँ खुद देखिए डी का कहीं आपको फोर्थ दिख रहा है, तो एक ये है एक ये है, बस यानी हमारे 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। तो तीसरा गया हमारा और चौथा गया। अब हमें 1 और 2 में देखना है सही कौन है। अब दूसरा देख लेते। अब हमें पता है कि भाई जो पवन वेग होता है यानी विंड वेलोसिटी होती है, एनेमोमीटर से देखी मेजर की जाती है। तो देखिए अब बी का हो जाएगा आपका थर्ड। तो देखिए यहां कहीं बी का थर्ड, यानी क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, सही आंसर हो जाएगा। सेकंड आएगा कि थर्ड आएगा, बी का आ जाएगा आपका थर्मोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए पवन वेग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, है ना। फर्स्ट का सापेक्षिक आर्द्रता आएगा साइक्रोमीटर से और सौर विकिरण आ जाएगा आपका पायरेनोमीटर से। तो यहाँ पर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर तापमान थर्मोमीटर बिल्कुल सही, यानी डी का फोर्थ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में सही है भाई, आंसर बिल्कुल आपका सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन से ही आप एलिमिनेट करके आप सही आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपकी, देखिए थोड़ा सा बता दें, ये नोट्स पेज नंबर 7 पे हमारे नोट्स से ये क्वेश्चन कवर किया गया था, पूरा का पूरा हमने दे दिया। कृषि उपयोगी मापक उपकरण, वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पर दिए गए, देखो विंड वैन, लैक्टोमीटर, बैरोग्राफ, यहीं से क्वेश्चन आते हैं भाई। हर साल एक क्वेश्चन, चाहे आप जेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हो, पैट की तैयारी कर रहे हो, सीजी पैट की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीयूटी आईसीआर की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं बच्चे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आलू की खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। भाई आपको सही कथन बनाना है, बताना है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है पहले तो आराम से। लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, फिर इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए तीसरे का आंसर क्या है भाई, क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले पश्च या विलंब अंगमारी यानी लेट ब्लाइट अंगमारी आलू की विषाणुजन्य रोग है, या फिर आलू की बीज दर 2.5 से 3.0 टन प्रति कंद प्रति हेक्टेयर होती है। आलू प्रवर्धन अधिकतर कायक रूप से किया जाता है। बीज प्लांट टेक्निक का उपयोग, सीड प्लांट टेक्निक, प्रवर्धन के लिए रोग मुक्त। देखिए भाई ये तो पैट में भी पूछा गया था, तो बिल्कुल सही है ये। आलू का प्रवर्धन कायक रूप से किया जाता है, ये भी सही लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए आलू का जो प्रवर्धन है, आलू के भाई बीज बहुत कम यूज होते हैं, उसी का वेजिटेटिव पार्ट है। मान लो आलू में जो ट्यूमर्स होते हैं ना, यहाँ पर जो स्प्राउटिंग हो जाती है भाई, इस स्प्राउटिंग का यूज करके इसको काट कर ही हम लगाते हैं। तो ये सी भी सही लग रहा है हमें, बीज दर भी बिल्कुल सही लग रही है। तो बी सी डी यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी और डी ये बिल्कुल सही है। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल सही है, सी और डी। तो ये इस तरीके से देखिए आप खुद देख सकते हैं क्या लेवल रहा क्वेश्चन का, कोई लेवल रहा नहीं रहा। इसीलिए बोलते हैं कि भाई कॉन्सेप्चुअल स्टडी कीजिए। यदि आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे तो इजीली आप क्वेश्चन को
क्रैक कर सकते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे, इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए हमने ये क्वेश्चन कवर किया 234 नंबर पेज पर, तो याद रखना ये चीज। नेक्स्ट है आपका 2022 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे अधिक योगदान रहा। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है भारत की वो है चावल, तो डेफिनेटली यार चावल का ही सबसे ज्यादा योगदान होगा, क्योंकि इंडिया की यदि स्टेपल फूड क्रॉप बोले, क्या बोले, स्टेपल फूड क्रॉप है ना, प्रमुख खाद्यान्न फसल, प्रमुख खाद्यान्न फसल तो वो है बेटा राइस, या फिर हम बोल सकते हैं पैडी, है ना, क्या है, पैडी या राइस, तो भाई सभी को पता होगा। यदि वर्ल्ड की बात की जाए, संसार की बात की जाए तो आता है वीट, याद रखना ये चीजें, वर्ल्ड की बात की जाए तो वीट आएगा, गेहूं, और यदि इंडिया की बात की जाए तो आपका आता है राइस, बोले तो पैडी, ठीक है, चावल, तो पांचवे का आंसर चावल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है। देखिए यार क्या इजी क्वेश्चन है, क्या चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन डाल रखे हैं इन लोगों ने इस बार। चावल, गेहूं, सूरजमुखी, मक्का, बच्चा भैया भी इसका आंसर बता देगा। देखो चावल खाने वाली खाद्यान्न फसल है, गेहूं है, मक्का भी आती है, लास्ट बचा आपका सूरजमुखी, तो सूरजमुखी आपकी कौन सी है बेटा, आपकी ऑयल सीड क्रॉप है, यानी तिलहनी फसल में आती है। किस में आती है, तिलहनी फसल में आती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी नहीं है। याद रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको। तो सनफ्लावर क्या हो जाएगा, सनफ्लावर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, आपका ये है, फिर से वही चीज भाई, आपको पेयर बनाने हैं, सब्जी दी रखी है वेजिटेबल्स और उसकी वैरायटी दे रखी है, तो सभी ने ये पूरी की पूरी मूली, गाजर, टमाटर, आलू ये सब पढ़े होंगे, इनकी प्रमुख किस्में भी आपने पढ़ी होंगी। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो मूली की देखिए पूसा रुधिर तो नहीं हो सकती, पूसा रूबी, तो देखिए पूसा रूबी काफी फेमस वैरायटी है टोमेटो की, तो यहाँ पर एक हमारा सही आंसर हो जाता है सी का सेकंड। तो अब देख लेते हैं सी का सेकंड किस किस में है, इसमें नहीं है तो भाई चौथा ऑप्शन गया, थर्ड में नहीं है तो थर्ड ऑप्शन गया, सेकंड और हमारा बचा है फर्स्ट। अब देखिए इन दोनों को एलिमिनेट करना है। अब आपको देखो आलू, आलू में हर वैरायटी में आगे लगा रहता है कुफरी, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, कुफरी बहार, यानी डी का थर्ड कहीं दिख रहा है तो डी का थर्ड फर्स्ट में दिख रहा है, तो हमारा देखिए यहीं से हमने एलिमिनेट करी, यानी 2 भी गया, तीसरा चौथा तो गया, लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास फर्स्ट, यानी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। यानी मूली की कौन सी हो जाएगी, मूली की पूसा चेत की हो जाएगी, और गाजर यानी कैरेट की हो जाएगी पूसा रुधिरा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, यदि आप 2 को एलिमिनेट कर लेते हैं, 2 के आंसर सही पता हैं तो बाकायदा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए आप खुद सोचिए, चाहे आपका जेट हो, यूपी कैटेट, या फिर आपका सबसे बड़ी चीज एमपी पीएटी हो, इन सभी से आपके बहुत इजी आंसर, बहुत इजी क्वेश्चंस आपके आए हुए थे इस बार 2024 में। हर साल ऐसा ही पैटर्न आता है, कोई डिफिकल्ट पैटर्न नहीं आता, बस लेंथी क्वेश्चन आते तो बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाते, तो डरना नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर भी मैंने सबकी सब वैरायटी, यहाँ पर देखिए टमाटर की, ये पूसा रूबी, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया है, तो ये हमारे नोट्स से ही सब कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हुए। किस फसल की शीर्ष मूल आरंभन चरण में सिंचाई की जाती है। शीर्ष मूल आरंभन, भाई साहब शीर्ष मूल आरंभन को बोलते हैं CRI स्टेज। अब CRI स्टेज तो बच्चा बच्चा जानता है, क्राउन रूट इनिशिएशन इसका फुल फॉर्म होता है भाई। चावल में नहीं होता, अरहर में नहीं होता, कपास में नहीं, तो लास्ट बचा क्या आपका वीट यानी गेहूं। तो लो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं यानी वीट। CRI स्टेज अच्छे भली भांति सभी को पता होगा, ठीक है। कितने दिन बाद होती है, 21 दिन बाद आती है, याद होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी वीर संग्रहण की विधियां नहीं हैं। सीमेन स्टोरेज पूछा गया है, इसकी सीमेन को स्टोरेज करने की विधियां नहीं है, कलेक्ट करने की, क्या करने की, कलेक्ट करने की है, सीमेन को कलेक्ट करने की। तो देखिए आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा, रेक्टो योनी विधि यानी रेक्टो वेजाइनल मेथड, ये तो भाई साहब सीमेन को गाय में इंजेक्ट यानी डालने की मेथड होती है, तो ऑप्शन ये तो हमारा चला गया। कृत्रिम योनि विधि आर्टिफिशियल वजाइना मेथड, ये बिल्कुल होती है, सांड से
सीमेन कलेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल वजाइना का उपयोग किया जाता है। इसका टेम्परेचर भी आपको पता होगा कितना होता है, कितने डिग्री पर पकड़ा जाता है, 5 डिग्री पर पकड़ा जाता है। इसका टेम्परेचर जो होता है 42 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, सभी को पता होगा। विद्युत स्खलन विधि ये भी मतलब मालिश विधि ये भी अपनाई जाती है। तो भाई साहब लास्ट क्या है हमारा BCD, कहीं दिख रहा है BCD, यानी 90 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर ए। यानी ये मेथड भी यूज की जाती है, विद्युत स्खलन भी यूज किया जाती है और मालिश विधि भी यूज किया जाती है। तो ये तीनों मेथड सांड से सीमेन को कलेक्ट करने में यूज की जाती है। रेक्टोवेजाइनल मेथड गाय में सीमेन को इंजेक्ट करने में यूज की जाती। तो कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री, देखिए यार मोनोकोट डायोकोट पूछ लिया है इसमें भाई, पूछा गया इसमें मोनोकोट पूछा गया है कि मोनोकोट कौन सा है भाई। देखिए पपीता, कभी आपने देखा उसका सीड जो है दो कोटिलिडोन में डिवाइड हो जाए तो वो डायकोटिलिडोन है। तो पपीता होता है क्या, हो सकता है भाई आम। मक्का होता है क्या, आम होता है क्या। करेला होता है क्या, देखो करेला होता है, आम होता है, पपीता होता है। मक्का देखा कभी, मक्का होता है क्या, बताइए जल्दी से। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, मेज। क्या हो जाएगा बेटा, 10 का आंसर हो जाएगा आपका मेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेज। याद रखना ये चीज है ना, मेज यानी मक्का, ये आपका एक बीजपत्री में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। देखिए यार कितना इजी क्वेश्चन है भाई, कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। गन्ना को सबसे ज्यादा होती है ऑलमोस्ट देखा जाए तो। मक्का तो बरसात ऋतु की, खरीफ ऋतु की फसल है भाई। चावल भी आपकी खरीफ ऋतु की, तो इनको भी ज्यादा होती है। तब तो ये खरीफ में, यानी खरीफ बोले तो रैनी सीजन में इनकी बुआई होती है, इसलिए इनको खरीफ सीजन में बोया जाता। तो ये गया, ये गया, ये भी गया। अब बचा आपका फिंगर मिलेट्स यानी रागी। तो देखिए ज्वार, बाजरा, रागी, कोंदई, कुटको, ये सब हैं भाई साहब, इनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। मिलेट्स जितनी भी होती है बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर 11वें का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी फिंगर मिलेट जिसे हम बोलते हैं रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अंगूर का वानस्पतिक नाम पूछ लिया है भाई साहब। मैं हर बार बच्चों से बोलता रहता था कि बॉटनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखो मैग्नीफेरा इंडिका किसका है, मैंगो का, आम का है, ठीक है। प्यूनिका ग्रेनिनस एकेरस सपोटा, यार ये चीकू का है। अब आपको सभी को पता होगा ना यार, बिटिस विनीफेरा। तो फर्स्ट का देखिए अंगूर, ग्रेप्स का बॉटनिकल नेम बिटिस विनीफेरा, अंगूर का वानस्पतिक नाम हो जाएगा बिटिस विनीफेरा। कितना इजी क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इस बार। बात करते हैं गाय का दूध डैश के कारण हल्के पीले रंग का होता है। तो भाई सभी को पता होगा, बच्चा भैया भी बता देगा, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होता हमारे भाई, लैक्टोबिलिन नहीं होता, लैक्टोएल्ब्यूमिन देखो ये अलग है। लास्ट आपका सेकंड ऑप्शन बचता है कैरोटीन, ठीक है। गाय का दूध जो कैरोटीन होता है ये विटामिन होता है, इसकी अधिकता विटामिन ए का ही नाम कैरोटीन है। इसकी अधिकता के कारण कैसा होता है, येलो होता है, याद रखना, ठीक है। और जबकि भैंस का जो दूध होता है वो क्या होता है, सफेद होता है, ठीक है। देखो हल्के पीले रंग का होता है, याद रखना है ना। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 14 शब्द जेनेटिक्स अनुवांशिकी किसने गढ़ा था भाई साहब, याद रखना। देखो अब बच्चा घूमेगा यहाँ पर, जीजे मेंडल आंसर देगा, क्या देगा, यानी ग्रेट जॉर्ज मेंडल आंसर देगा, बट आंसर ये नहीं है। देखिए सबसे पूछा गया गढ़ा था यानी क्वाइंट किया था, क्या किया था, क्वाइंट यानी खोजा था या बनाया था। तो किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रिश ने तो नहीं दिया था, टीएच मॉर्गन ने नहीं दिया था। राइट आंसर होगा डब्ल्यू बैटसन ने। देखो कितना इजी क्वेश्चन आपका बायो एग्रीकल्चर यानी बायोलॉजी यानी जेनेटिक्स से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। डब्ल्यू बैटसन ने इसे दिया था, लेकिन इस पर काम किसने दिया था जेनेटिक्स पर, जीजे मेंडल। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स तो हम इन्हें बोल सकते हैं भाई, ठीक है, मेंडल साहब को, लेकिन ये वर्ड किसने दिया था, ये दिया था डब्ल्यू बैटसन। याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वाणिज्यिक रूप से आम का प्रवर्धन डैश द्वारा किया जाता है। तो जिन बच्चों ने क्लास ली होगी उनको मैंने सब कुछ पढ़ाया था, व्यवसाय यानी पूरा का पूरा प्रोपगेशन पढ़ाया था। तो यहां पर देखिए सभी को पता होगा कि एयर लेयरिंग
तो नहीं होती। एयर लेयरिंग सबसे ज्यादा होती है आपकी स्ट्रॉबेरी में, है ना, यानी आपकी जो स्ट्रॉबेरी होती है, लीची जो होती है उसमें होती है एयर लेयरिंग। टंग लेयरिंग, मुकुलन है, स्टोन ग्राफ्टिंग। टंग लेयरिंग भी नहीं होती भाई साहब, मुकुलन भी नहीं होती है। लास्ट ऑप्शन बचता है स्टोन ग्राफ्टिंग सबसे ज्यादा, यानी कॉमर्शियल रूप से, यानी कॉमर्शियल तरीके से सबसे ज्यादा यूज होती है स्टोन ग्राफ्टिंग। किसमें? मैंगो के प्रोपगेशन में, आम के प्रवर्धन में। बहुत इजी क्वेश्चन था भाई साहब, आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन दिख जाता है ना। चलिए, ये पूरे क्वेश्चन कवर हुए अपने नोट्स से। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलीय खरपतवार, भाई स्थलीय मान समझ रहे हैं आपको, मतलब सीधा सीधा आपसे पूछा गया है जलीय खरपतवार कौन सा नहीं, सॉरी कौन सा स्थलीय खरपतवार नहीं है, ठीक है। तो बाकी के सभी जलीय खरपतवार होंगे, एक्वाटिक बीट्स होंगे। क्या होंगे बच्चे? एक्वाटिक बीट्स होंगे, है ना। अब आपसे पूछा गया कि भाई साहब यहां पर कौन सा नहीं है, स्थलीय खरपतवार नहीं है। तो देखिए, वार्नयार्ड ग्रास, बिचवीड, हाइड्रिला, पीला फॉक्स, तो हाइड्रिला तो सभी को पता होगा, तो एक हट गया। पीला फॉक्सटेल आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये भी होता है। बिचवीड या वार्नयार्ड ग्रास, तो देखिए भाई इन सभी के आंसर्स आपको बहुत इजी आंसर है ना। तो क्या पूछा? स्थलीय। स्थलीय कौन सा है भाई? तो हाइड्रेला सभी को पता होगा कि भाई हाइड्रेला कैसा होता है? स्थलीय नहीं होता, ये जलीय है। तो स्थलीय खरपतवार नहीं है पूछा गया था, तो हाइड्रेला यहाँ पर। बार्नयार्ड घास कहाँ? स्थल में होती है भाई सब, लैंड में। विचबीट, पीला फॉक्सटेल, ये तो सभी को पता है भाई, तीनों ये स्थलीय हो गए, ये हाइड्रेला हो गया। तो कितना इजी था। तो बीट साइंस से भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है? देखिए भाई, पूछ लिया गया है कि फलीदार पौधों, फली मतलब लेग्यूम्स क्रॉप, फलियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेग्यूम्स। तो लेग्यूम्स क्रॉप बोले तो जो क्रॉप्स आपकी किसके अंडर में आती है भाई साहब? लेग्यूमिनेसी फैमिली। कौन सी फैमिली में आती हैं? लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती हैं। और इनकी विशेषता होती है कि इनकी जो जड़ें होती हैं, है ना, इन जड़ों में गांठें होती हैं। रूट में क्या होते हैं? नोड्यूल होते हैं, रूट नोड्यूल होते हैं। और इन रूट नोड्यूल में आपका एक सूक्ष्म जीव होता है, बैक्टीरिया होता है, जिसे बोलते हैं हम राइजोबियम। तो राइट आंसर सभी को पता होगा, राइजोबियम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम। क्या हो जाएगा बच्चे? राइजोबियम। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और ये राइजोबियम जो होता है, ये सिम्बायोटिक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेस करता है, यानी सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है, जीवाणु है, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटीन डैश से बने होते हैं। क्या चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन पूछे जा रहा है भाई साहब? ग्लूकोज से तो नहीं बने होते, फैट से तो नहीं बने होते, कैरोटीन से नहीं, आपका एमिनो एसिड्स। कई बार मैंने बताया है कि भाई प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो एसिड से इसका निर्माण होता है प्रोटीन का, याद रखना ये चीज। कितना इजी क्वेश्चन था बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शाकनाशी की मक्के में खरपतवार नियंत्रण के लिए अनुशंसा नहीं की जाती? देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, देखो इन्होंने डार्क भी कर रखा है कि बच्चा गलती ना करे। नहीं की जाती यानी मक्के में कौन सा हर्बिसाइड हम यूज नहीं कर सकते? एट्राजिन, एलाक्लोर, ग्लाइफोसेट या पेंडिमिथालिन। देखो एट्राजिन कर सकते हैं, ठीक है, पेंडिमिथालिन भी कर सकते हैं, एलाक्लोर भी कर सकते हैं, ठीक है, एलाक्लोर भी हम कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन बचता है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन बचता है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट पता है आपको ये क्या होता है? पूरा का पूरा बर्बाद कर देगा बेटा ग्लाइफोसेट यदि यूज करोगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइफोसेट। ये बीड साइंस से क्वेश्चन आ गया था आपका खरपतवार से। क्वेश्चन नंबर 20, मवेशियों में खुरपका मुहपका रोग, यार कितने बार हम लोग पढ़ चुके हैं, किसके कारण होता है? तो सभी को पता होगा ये कैसा है? वायरस यानी विषाणु वाला रोग है। किसके द्वारा होता है? वायरस के कारण होता है। देखो परजीवी प्रोटोजोआ से नहीं होता, फंगस फंजाई या कवक से नहीं होता, बैक्टीरिया से नहीं होता भाई, एफएमडी, इसको क्या बोलते हैं? एफएमडी, फुट एंड माउथ डिसीज। कितना चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन पूछ रखे थे भाई साहब ये। तो क्या है राइट आंसर? वायरस या फिर विषाणु के द्वारा होता है एफएमडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है भाई।
कृत्रिम गर्भधान, यदि जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा कॉन्सेप्चुअल, इसलिए बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी कीजिए तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए वहां आप आंसर कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भधान यानी एआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? अब देखिए बताना है आपको। कृत्रिम गर्भधान एआई के लिए एग योक यानी अंडे की जो जर्दी होती है अंदर वाला जो येलोइश पार्ट होता है पीला पीला, इसको फास्फेट का उपयोग, ठीक है, योग योग के फॉस्फेट का उपयोग वीर्य के तनुकरण के लिए किया जाता है। बिल्कुल भाई, ये तो बिल्कुल सही, हमने पढ़ा है नोट्स एआई में। जब हमने सीमेन का तनुकरण यानी वीर्य के तनुकरण के बारे में पढ़ा तो सबसे अच्छा तनुकारक माना जाता है अंडे का योग। दूसरा है हिमशीतन, हिमशीतन हिमशीतित वीर्य को तरल नाइट्रोजन में, यानी देखो डीप फ्रीजिंग यहां पर पूछ लिया गया है। डीप फ्रीजिंग करते हैं यदि लंबे समय के लिए स्टोरेज करके रखते हैं सीमेन को तो -96 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करते हैं। कृत्रिम गर्भधान की हेट्रो से संकर ओजन होने के कोई भूमिका नहीं है, भाई ये थोड़ा सा डाउटफुल है, डी पढ़ लेते हैं। कृत्रिम गर्भधान अधिक संख्या में गायों के लिए भाई ये भी सही है ना। कृत्रिम गर्भधान अधिक संख्या में गायों के लिए प्रमाणित बैलों का अधिक उपयोग सुनिश्चित करता है, बिल्कुल भाई, ठीक है। अधिक संख्या में भाई आप एआई के द्वारा एक सांड से बहुत सारी गायों को गर्भित कर सकते हैं, प्रेग्नेंट करवा सकते हैं एक सांड के सीमेन से। तो कृत्रिम गर्भधान में ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ए सही है, बी सही है, टी सही है, अब लास्ट बचा हमारा सी। तो कृत्रिम गर्भधान है तो ये गलत हो जाता है। तो खुद बताइए यहां से सही सही चुनना है हमें। तो ए, सी और डी कहां दिख रहा है आपको? थर्ड वाले। तो 21वें का क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केवल ए, बी, डी, अरे तो सी गलत हो जाएगा ना, सॉरी, हाँ, ए, बी, डी, यानी हमारा ए सही है, बी सही है और डी। तो ए वाला ऑप्शन सही, ए, बी, डी यहां पर है बेटा, सॉरी माफ कीजिएगा, केवल ए, बी, डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल, अरे भाई देखिए क्या क्वेश्चन है। चना कैसी है आपकी भाई? पल्स क्रॉप है। कैसी है? पल्स क्रॉप, यानी दलहनी फसल है, दलहनी में आ जाएगी। इसके बाद मूंगफली, ये तो भाई साहब ऑयल सीड है। तो ऑयल सीड पूछा गया था, देखो सूरजमुखी भी ऑयल सीड है, कुसुम यानी सेफ्लावर, अरे ये सब ऑयल सीड क्रॉप है मेरे भाई। एक लास्ट बचता है चना यानी चिकपी या ग्राम बोल देते हो, तो सही आंसर हो जाएगा चना। नहीं है पूछा गया है तो याद रखना इस चीज को, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 23, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिघर, यार देखिए पावर हाउस ऑफ सेल, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे भैया, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस माइट्रोकांडिया, सबको पता है भाई साहब। कोशिका का ऊर्जा घर या शक्ति भंडार या पावर हाउस माइट्रोकांडिया है, सभी को पता है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, रिपीटेड, बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया। पुष्पी पादपों में केंद्रक की खोज किसने की? ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। पुष्पी पादप यानी जिनमें फ्लावर आते हैं उनमें जो सेंटर जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक, इसकी खोज रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या स्ट्रासबर्गर या फिर आपका फ्लेमिंग। तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने तो पता ही होगा सभी को, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी? न्यूक्लियस यानी कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। तो जिन्होंने पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मूव ऑन करते। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान कितना इजी, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो कब की गई थी भाई भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है 1875, ठीक है। कहां पर है ये? न्यू दिल्ली में या पुणे में? जल्दी से बताइए मुझे, आप लोगों से कमेंट करके मैं पूछना चाहता हूं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजी, ठीक है, इंडियन मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट विभाग कहां? 1875 में, लेकिन आपको बताना ये कहां है, ठीक है। ये न्यू दिल्ली में है या फिर पुणे में इसका मुख्यालय है, ये आपको कमेंट करके बताना है, आपका क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 26, मवेशियों की विदेशी नस्ल हॉलस्टीन फ्रीजियन का मूल देश देश है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया मेरे भैया, क्या क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए मूल देश, अब खुद बताइए भाई, हॉलस्टीन मतलब हॉलैंड, सीधी बात है, उसी में नाम में ही उसके आंसर छुपा हुआ है। तो हॉलैंड में इसका ओरिजिन प्लेस है, यानी हॉलैंड की ये गाय है, विदेशी नस्ल में आती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 26 भाई फिर वही आ गया, आपको पेयर मिलाने हैं। 27 सॉरी क्वेश्चन नंबर 27, उर्वरक दिए गए हैं, फर्टिलाइजर और उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, सड़ा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। देखो जटिल उर्वरक, इंग्लिश में बोलते हैं इनको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। अब कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की डेफिनेशन जिनको पता होगी वो इसका आंसर कर देंगे। क्या होता है, यानी ऐसे उर्वरक जिनमें तो प्राइमरी प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित हों, तो कम से कम दो, यानी प्राइमरी पोषक तत्व जानते हैं आप कौन कौन से, NPK, यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनमें से कोई दो एलिमेंट्स यदि किसी फर्टिलाइजर में उपस्थित होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनसे प्लांट को मिलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो आप खुद बताइए, यहां पर एजोला, नृजल अमोनिया, ढैंचा, ये तो अलग हो गए, ये तो हरी खाद वाले हैं। डाई अमोनियम फास्फेट यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे DAP। तो देखो इसमें क्या है, अमोनिया बोले तो नाइट्रोजन है और फॉस्फेट बोले तो फास्फोरस। तो आ गए ना दो, तो पहले का A का चला जाएगा चौथा आंसर। तो A का चौथा कहीं देख लो है क्या, आई भी, तो A का ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया। अरे भैया क्या क्वेश्चन था मेरे भैया, देखो यहां पर तो राइट आंसर एक से ही समझ में आ गया। लो भाई, तो 27वें का आंसर A हो गया। बाकी हम मिला लेते हैं। P का हरी खाद, भाई हरी खाद क्या हो जाएगी, जैव उर्वरक क्या हो जाएगा, C का हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां पर हरी खाद क्या हो जाएगी, हरी खाद हो जाएगी आपकी, भाई जैव उर्वरक क्या है आपका, एजोला चला जाएगा, है ना, और हरी खाद हो जाएगी आपकी ढैंचा, और प्रत्यक्ष उर्वरक हो जाएगा आपका निर्जल अमोनिया। 27वें का आंसर क्या है भाई, थर्ड, है ना, थर्ड बता रहा है इसमें। तो डी का सेकंड कैसे हो गया भाई, निर्जल अमोनिया, जटिल उर्वरक, कॉम्प्लेक्स, भाई गलत आ रहा है इसमें, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, जटिल उर्वरक, तो यही आएगा इसका आंसर। देखो उसने भले सही गलत दिया होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर नहीं, तो हमारे अकॉर्डिंग तो यही आएगा, डी का आएगा हरी खाद सेकंड। तो यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा सुधारना है इसमें, थोड़ा सा हम इसको और करेक्शन करके आपको बता देंगे, बट हमारे अकॉर्डिंग आपका सही पेयर बनेगा। देखिए जटिल उर्वरक तो ये आएगा, प्रत्यक्ष उर्वरक में आपका आ जाएगा भाई निर्जल अमोनिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें अकेला अमोनिया बस है, एनाहाइड्रस अमोनिया जैसे बोलते हैं, यानी नाइट्रोजन अकेला मिल रहा है, ठीक है, यानी आपका ये पहुंच जाएगा इसमें, जो इंग्लिश में अपन कॉम्प्लेक्स हो गया, और एक होता है आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, तो ये पहुंच जाएगा। तो ये थोड़ा सा आंसर गलत है, तो आपने जो पेयर किया है वो बिल्कुल सही है, उसके अकॉर्डिंग आप जाइएगा, ठीक है। तो पहले का ये हो जाएगा फोर्थ, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, जो अपन ने बनाया है। चलिए, निम्नलिखित फसलों को उनकी बीज दर प्रति हेक्टेयर के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बीज दर भाई घटते क्रम में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा बीज दर सबसे पहले तो बताओ किसकी लगेगी, तो आप सभी बच्चों को पता होगा भाई, गेहूं, वीट की बीज दर क्या होती है आपकी, है ना, 100 kg, यदि आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड से या फिर ड्रिलिंग मेथड से तो 100 kg लगाओगे, ब्रॉडकास्टिंग से तो 120 kg चला जाएगा, 100 kg सबसे ज्यादा होती है। फिर आपकी हो सकती है बेटा चने की, फिर मक्के की, फिर सबसे कम होती है सरसों की। तो AD कहीं दिख रहा है, AD, ठीक है। राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, बिल्कुल सही, है ना। तो सबसे ज्यादा होती है आपकी गेहूं, फिर इसके बाद होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, सबसे ज्यादा, फिर होती है, इसके बाद सबसे ज्यादा हो जाएगी आपके चने की, फिर होती है मक्के की, फिर हो जाएगा आपकी सरसों की। सरसों की तो बहुत कम होती है, 10 से 12 kg भी लगा सकते हो, ठीक है। चने की आपकी 50 kg हो जाती है, मक्के की उससे कम हो जाती है, तो याद रखना ये चीज। तो इस तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब कॉमन सेंस लगाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 29वां प्रश्न है, आम डैश से समृद्ध। अरे भैया, आम में सबसे ज्यादा पाया क्या जाता है, विटामिन A, सभी को पता होगा भाई साहब, विटामिन A, है ना, विटामिन
विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30वां प्रश्न है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा। क्या बात है यार, कितने स्टैटिक्स क्वेश्चन पूछ लिए, सभी को पता होगा भाई। 1960, अरे भैया 50, ये तो गए। 500, ये तो बिल्कुल ही गया। 1190 मिलीमीटर, यानी इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 119 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, याद रखना है। इंच में कन्वर्ट कर दोगे 11.9 हो जाएगा। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले तो 1190 होती है, याद रखना ये चीज। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1194 मिल जाएगी, तो याद रखना। ठीक है, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नियंत्रण की पारंपरिक विधि नहीं है? पारंपरिक जानते हैं भाई साहब, है ना। पारंपरिक मतलब होता है जो सदियों पुरानी चली आ रही है, ओल्ड मेथड जो होती है। रोपण समय में रूपांतरण करना, घास काटना, फसल चक्रण, इंटरक्रॉपिंग या अंतर सस्यन। देखिए भाई सीधी बात पूछ रहे, खरपतवार नियंत्रण की कौन सी पारंपरिक है? बोल दिया भाई। भाई ये आप बोलते हो कल्चरल मेथड, पारंपरिक को बोलते हैं कल्चरल। पूछना ये चाह रहा था, कल्चरल मेथड नहीं। देखो कल्चरल तरीके से किसे, रोपण के समय में रूपांतरण, बिल्कुल सही। जब हम फसल को लगाते हैं उसी समय पर खरपतवारों को रोकथाम कर देते हैं, उसको लगाने से पहले। फसल चक्रण अपनाकर भी रोकथाम करते हैं, बिल्कुल सही। क्रॉप रोटेशन अपनाकर, CR क्रॉप रोटेशन अपनाकर। इंटरक्रॉपिंग या अंतर सस्यन करके भी करते। तो घास काट के, देखो ये अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। यानी घास काट रहे हैं, घास काट कर क्या क्या मतलब कहना क्या चाहते हो, आखिर कहना क्या चाहते? ठीक है, तो यहां पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ये मेथड नहीं होती। फलों में मोम लेपन वैक्सिंग का मुख्य उद्देश्य, भाई सभी को पता होगा। फलों में मोम लेपन का मुख्य उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्ट पूछा गया है। तो फलों की चमक बढ़ाना हो सकता है, फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाना ये भी हो सकता है, फलों को पकाना ये तो नहीं हो सकता। इसके लिए तो एथिलीन, भाई फलों को पकाने के लिए हार्मोन होता है, वो क्या है? एथिलीन, है ना। याद रखना सभी बच्चे, एथिलीन होता है। पूछा जा सकता है रिपनिंग हार्मोन। फलों को पोषण मूल्य को बढ़ाना ये तो नहीं हो सकता। क्या वैक्स करने से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज होगी? तो नहीं होगी। तो हो गए, अब बचे दो। तो देखिए वैक्स करने से फलों की चमक तो बढ़ती है, लेकिन ये प्राइमरी उद्देश्य नहीं होता। सबसे होता है सेल्फ लाइफ बढ़ाना, यानी उनको ज्यादा लंबे समय तक आप रख सकते हैं, यानी उसको बोलते हैं सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ मतलब होता है कि कोई वस्तु, कोई चीज है, उसको आप ज्यादा लंबे समय तक, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, जैसे दूध है, कोई भी चीज है, उसको आप लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सुरक्षित करके, संसाधित करके रख सकते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ। ठीक है, सेल्फ लाइफ। तो उसको इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, ये कोई सेब है या कुछ भी है, इसके ऊपर मोम की या वैक्स की परत चढ़ा दी जाती है, उसमें डुबा दिया जाता है, लेपन कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसमें रेस्पिरेशन कम हो जाता है। बेटा क्या हो जाता है इसमें? रेस्पिरेशन, यानी वाटर का लॉस कम हो जाता है, पानी का वाष्पीकरण कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर तो पानी है। जितना कम पानी निकलेगा, आपने देखा होगा कुछ समय बाद आप कोई सब्जी को ऐसे रख दो तो वो पिचक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का पानी निकल गया। तो इसलिए, क्योंकि रेस्पिरेशन रेट कम हो जाती है, जिससे लंबे समय तक रह। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा सेकंड, फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाना। ठीक है, इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलेंगे। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों को उनकी नाइट्रोजन की मात्रा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन तो तगड़ा है, लेकिन जिनने पढ़ा होगा बिल्कुल इजी है उनके लिए। सबसे ज्यादा देखो घटते क्रम में पूछा गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज किस में होता है, फिर किस में होता है? तो देखिए सभी को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप आराम से एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा होता है एनाहाइड्रेट्स, अमोनिया, निर्जल अमोनिया सबसे हो जाएगा सबसे पहले। तो निर्जल अमोनिया सभी को पता होगा कितना होता है, 82% सबसे ज्यादा होता है बेटा। फिर इसके बाद आ जाएगा, निर्जल अमोनिया के बाद आ जाएगा आपका कौन सा हो सकता है भाई? अमोनियम क्लोराइड होता है क्या? बिल्कुल सही है ना, अमोनियम क्लोराइड इसमें भी होता है आपका सबसे ज्यादा, अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद हो जाएगा आपका यूरिया, हो जाएगा क्या? नहीं, अमोनियम सल्फेट, बिल्कुल सही, अमोनियम सल्फेट। फिर हो जाएगा आपका यूरिया डी। तो ऑप्शन नंबर
थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 का चौथा आपका बिल्कुल, सॉरी चौथा आपका सही हो जाएगा। हाँ हाँ चौथा सही होगा, चौथा सही होगा भाई यहाँ पर, सॉरी। सबसे पहले निर्जल अमोनिया आ जाएगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, निर्जल अमोनिया, फिर आ जाएगा आपका यूरिया, क्योंकि यूरिया में देखो 46% होता है भाई। फिर आ जाएगा ये वाला ऑप्शन सही है। फिर आ जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, बिल्कुल सही, अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, है ना, Cl। इसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट बचा है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट आ जाएगा। याद रखना ये चीज़, ठीक है, इस तरीके से, है ना, ये होते हैं, तो याद रखना ये सबसे ज़्यादा निर्जल अमोनिया 82%, फिर यूरिया में ये दो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 34, केवल ऊंची ढलानों वाली पहाड़ियों पर अपनाई जाने वाली फसलों की रोपण प्रणाली, ट्रांसप्लांट मेथड पूछ लिया गया भाई साहब। रोपण प्रणाली है, प्लांटेशन मेथड पूछ लिया गया, सॉरी प्लांटेशन मेथड पूछे। रोपण प्रणाली कौन सी है, तो स्क्वायर मेथड नहीं है, आपकी आयताकार नहीं है, रेक्टेंगुलर, आपकी पंच वृक्ष प्रणाली, ठीक है, ये भी नहीं है, क्विंक्वैक्स जिसे बोलते हैं नहीं है, समुच्च प्रणाली यानी कंटूर मेथड, कंटूर मेथड अपनाई जाती है जहां पर ढलान होती है पहाड़ी इलाकों पर। जैसे आप ईस्टर्न इंडिया में जाओगे, उत्तराखंड साइड जाओगे, असम साइड जाओगे, तो उस वहां पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ों पर जो खेती की जाती है वहां पर कंटूर मेथड की जाती है, अपनाई जाती है। तो कंटूर प्रणाली सबसे ज्यादा आपकी पहाड़ी वाले इलाकों में प्लांटिंग के लिए यूज की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल आरोहक चढ़ने वाला, भाई सब देखिए, आरोहक मतलब वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर कौन चढ़ता है, कौन सा प्लांट है जो ऊपर की ओर चढ़ता है, सिट्रस, नींबू, अरे नींबू का तो प्लांट होता है, वो थोड़ी ना आरोहित होता है, तो गल गया ही है। केला, केला का तो भाई अपना खुद का होता है, वो थोड़ी ना ऐसा चलता है, उसका प्लांट बढ़ता है। पपीता का खुद का होता है, देखिए लास्ट बचा कौन, अंगूर, तो राइट आंसर अंगूर हो जाएगा, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेप्स। कितना चुन्नू उन्नू सा क्वेश्चन था भैया, बताइए। यदि ऐसे क्वेश्चन आए और 50 में से आपके कम से कम 46 क्वेश्चन सही नहीं हुए, तो फिर क्या पढ़ने का मतलब है, ठीक है। आधे मार्क्स तो आप यहीं से ले आओगे। देखिए 50 मतलब आपको 40 प्रश्न करने होते हैं, तो 40 में से 40 सही कर दो भैया, लो 200 नंबर तो आपके यहीं से निपट गए। बाकी ABC ग्रुप से भरना है आपको, ABC, तो एग्रीकल्चर में 200 नंबर तो आप यहीं से ले आओगे, इतनी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी बायो बचा, केमिस्ट्री हुआ, ठीक है। अब यहां से लेके आ जाओ भाई, यहां से लेके आ जाओ 150 नंबर या 200 नंबर, यहां से लेके आ जाओ इन दो में से, इनके भी 40 क्वेश्चन आपको करने, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है, यानी 200 का ये 200 का ये, तो भाई 100 नंबर इनमें से लेके आ जाओ, 400 नंबर में आपका खेला बन गया, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और वो भी सेंट्रल। समझ गए बात को, ICR से। 36, अनिवार्य पादप पोषकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए अनिवार्य पादप, प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछ लिया गया है भाई, प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके बारे में पूछा है। तो देखो अनिवार्य पादप पोषकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। पहला है, पौधों के लिए उपलब्ध नाइट्रोजन के दो रूप नाइट्रेट और अमोनिया हैं, तो बिल्कुल भाई नाइट्रेट और अमोनिया बिल्कुल सही, ये भी सही है। सल्फर एक प्राथमिक पोषक तत्व है प्राइमरी, भाई गलत है, सल्फर नहीं होता, सल्फर सेकेंडरी होता है, ठीक है। कैल्शियम, सल्फर, ये सब क्या है, मैग्नीशियम, ये सब सेकेंडरी है, तो सल्फर तो गया ये सही नहीं है अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में, तो प्राथमिक नहीं, तो ये गलत हो गया। कैल्शियम द्वितीयक पोषक तत्व बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम क्लोरीन एक घटक, क्लोरोफिल का एक घटक है, बिल्कुल सही है भाई ये। तो A, C और D, A, C, T दिख रहा है कहीं पर, हाँ जी दिख रहा है। 36 का आपका 4 सही हो जाएगा, यानी सही कथन पूछेगा तो A बिल्कुल सही है, C सही है और D सही है। बताइए बताइए कितना चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन आ गया था भाई। यदि आप यही पढ़ के जाते पूरा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, यहीं से आपका काम बन गया था। क्वेश्चन नंबर 37,
ऊतक संवर्धन तकनीक के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई देखिए, ऊतक संवर्धन जानते हैं आप, सभी को पता होगा, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भैया जब आप ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर जब आप करते हैं तो एक सीक्वेंस मेथड फॉलो करते हैं कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, फिर क्या करना है, एक सीक्वेंस में। तो सबसे पहले कांच के बर्तनों की सफाई, पोषण माध्यम निर्मित करना और उसका निर्जमीकरण करना, क्या ये सबसे पहले करते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही। भाई देखिए, सबसे पहले आप जिस बर्तन में टिश्यू को रखेंगे तो उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। पोषक माध्यम निर्मित करना, उसमें पोषण माध्यम निर्मित करना है भाई, न्यूट्रिशन क्या आप दोगे उसमें वो करना है। इसके बाद उसका निर्जमीकरण करना है भाई, ठीक है। इसके बाद बी, पादप सामग्री तैयार करना और संवर्धन में कार्तक एवं एक्सप्लांट का संश्लेषण करना, ये भी सही है भाई, ठीक है। फिर पादप की मतलब वो आपको क्या लेना है, जो टिश्यू लेना है, ठीक है, फिर इस बर्तन में आप रखोगे। फिर तीसरा है कार्तक यानी कैम्बियम एक्सप्लांट का ऊष्मायन और कैलक्स का संवर्धन करना। भाई ये कुछ नहीं जम रहा है ना। अंग विकास, आर्गोनेजेनेसिस और कठोरीकरण, बिल्कुल, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं इसका रोल ही नहीं है ना। कार्तक का एक कार्बियम या एक्सप्लांट का उपयोग नहीं भाई, ये नहीं है, उसका उपयोग तो करना ही नहीं है। तो CBDA नहीं, ये आपका आएगा आई थिंक सो, पहले क्या आएगा, हाँ भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। कैसे? सबसे पहले कार्तक एक्सप्लांट का उष्मायन करना, तो ये सबसे पहले आएगा। कैलस का उपसंवर्धन करना, ठीक है। पहले तो एक एक्सप्लांट जहां से आप उसका टिश्यू लोगे, उस प्लांट का सिलेक्शन करोगे, ये कहा जा रहा है। फिर क्या करोगे, फिर उससे आपको क्या करना है, जो प्लांट है उससे टिश्यू लेकर उसकी सामग्री तैयार करनी है। फिर आपको उस बर्तन को सिलेक्ट करना जिसमें आपको रखना है, तो CA आपका, सॉरी ये तो लास्ट में आ जाएगा। अंग विकास या ऑर्गेनाइजेशन करना है भाई, देखना है कि भाई अंग विकास हो रहा है कि नहीं। फिर एक बर्तन में आप उसे लगा दोगे और वहां से नया प्लांट इमर्ज हो जाएगा, तो ये लास्ट में करना है। तो CBDA सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बार अच्छे से इसको और पढ़ लेना, टिश्यू कल्चर को, टिश्यू कल्चर से एक क्वेश्चन आपका आ गया है, ठीक है, उसकी मेथड्स को पढ़ लेना पूरा। क्वेश्चन नंबर 38 आपका ये रहा, सूची 1 को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए, ठीक है। भाई साहब 37 का आंसर, 1 मिनट बच्चे, गलत बता दिया, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ठीक है भाई, गलत है आंसर, आंसर ये हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये सही हो जाएगा बच्चे। कांच के बर्तनों की सफाई करना पहले, तो फिर B, फिर C और D, ये सही सीक्वेंस में लगे हुए हैं। पादप सामग्री तैयार करोगे, फिर उसमें केवल वो करोगे, फिर उसमें अंग विकास होगा, कठोरीकरण होगा, हाँ, ABCD बिल्कुल एक सही सीक्वेंस है। 37वें का आंसर A लगा लेना। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, एक तो हिंदी में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा, तो इसलिए मैं हिंदी माध्यम से ही आपको करवा रहा हूँ। सूची 1 सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। देखो कुछ नहीं, रेवोल्यूशन यहाँ पर दे रखी हैं, यानी क्रांतियां, और उनको मैच करना है किससे संबंधित है। तो सफेद क्रांति बोले तो वाइट रेवोल्यूशन, दूध से सभी को पता होगा, मिल्क से। हरी क्रांति आपके फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, खाद्यान्न उत्पादन से। येलो क्रांति तिलहन से यानी ऑयल सीड से। इसके बाद नीली क्रांति आपकी मछली से। तो बताओ भाई, पहले का होना चाहिए सेकंड, तो पहले का सेकंड, तीसरा गया, ये गया, अब बचे 2 और 4, दूसरे का आएगा थर्ड। दूसरे का थर्ड कहाँ है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन था, रिवोल्यूशन से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, राइसिनेस डैश का कार्यक विकार है। राइसिनेस डिसऑर्डर पूछ लिया गया है, तो सभी को पता होगा यार ये किसका है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किसका है, फूल गोभी का, पत्ता गोभी का नहीं है भैया, ये किसका है, फूल गोभी का, कॉलीफ्लावर का। किसका, कॉलीफ्लावर का, याद रखना। तो डिसऑर्डर ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पोटैटो का तो हो गई नहीं, प्याज का तो हो गई नहीं, ये तो पत्ता गोभी या फूल गोभी का होता। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है,
झुंड से गैर उत्पादक और बिना आर्थिक महत्व वाले पक्षियों को हटाना। क्या बात है भाई, भाई सभी को पता होगा यार, पोल्ट्री से क्वेश्चन आ गया। कैंडलिंग, तो ये तो कैंडलिंग तो होता ही नहीं है। अंडा देखते निषेचित है अनिषेचित है, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फर्टिलाइज एग है या अनफर्टिलाइज है, तो एक को डिटरमाइन करने के लिए मेथड होती, तो ये तो नहीं होती है भाई। झुंड से गैर उत्पादक, अनप्रोडक्टिव, यानी जो उत्पादन कर ही नहीं रहे, कुछ काम के ही नहीं है, उन वर्ड्स को अलग करना है हमें। पोल्ट्री के केसेस में बोले, मुर्गी पालन में, तो उन वर्ड्स को अलग करना है, तो उसे क्या बोला जाता है उस मेथड को? ब्रूडिंग तो आपको पता ही होगा भैया, ब्रूडर जो होती है, जो अंडे देती है, वो तो मुर्गी है। टी वेकिंग, चोंच को हटाना, मुर्गी में जो चोंच होती है भाई, ठीक है, एक दूसरे के अंडे फोड़ देती है या फिर एक दूसरे को चोंच मार देती है, घायल कर देती है, इसलिए इसकी जो चूजा होता है डे ओल्ड चिक्स, उसको क्या करते हैं, डे ओल्ड चिक्स मतलब एक दिन ओल्ड, उसकी चूजे की चोंच को जो नुकीली होती है उसको काट देते हैं थोड़ा सा, तो डी बेकिंग वो होता है। अब बचा कलिंग, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर कलिंग। कलिंग होता है मतलब अनप्रोडक्टिव जो पक्षी होते हैं उनको झुंड से अलग कर देते, कोई काम के नहीं होते तो हटा देते हैं, ठीक है, याद रख। चलिए, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये 40 के 40 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन भले ना बने, लेकिन आई होप कि ये 40 के 40 क्वेश्चन बहुत इजी थे आपके, बहुत इजी। बाकी 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता, निर्भर करता। देखिए, ये है वो क्वेश्चन, थोड़े लेंदी हैं, टाइम टेकिंग है, आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या पूछा गया, देखो गद्य, आपको पूरा का पूरा एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया, एक पैसेज दिया गया, पैराग्राफ, उसमें से आपको इस क्वेश्चन को सही आंसर लगाना है। तो क्या लिखा है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं दिए गए अगले 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंपोस्ट एक जैविक खाद है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो, हो सकता है 1-2 लाइन में ही आपको आंसर मिल जाए। कार्बनिक सामग्री के अपघटन के दौरान कार्बनिक पदार्थ का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात डैश क्या होता है, घटता है, मंद दर से बढ़ता है, सामान्य रहता है, उच्च दर से बढ़ता है। तो कंपोस्ट एक जैविक खाद है जो पादप अवशेष, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लिया, हमसे क्या पूछा है, यानी जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है, तो पूछा कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, ये पूछा गया, कार्बन नाइट्रोजन, तो हम देख लेते हैं। तो कंपोस्ट एक जैविक खाद है जो पादप अवशेष और जंतु अपशिष्ट में से अवघटन द्वारा तैयार की जाती है। कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग रूप में जाना जाता है। यह काफी हद तक एक जैविक प्रक्रिया है जिनको वायु और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अवायुवीय जो वायु ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं, अपशिष्ट के कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को कम करते हैं। देख ली भैया, हो गया काम यहीं पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटता है, एक ही आंसर आपका आ गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो था, ठीक है, कौन सा था, 41वां प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, घटता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन है, यहीं से आंसर देना। तो यहां से भी आप, यदि वो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे तो इन गद्यांश को पढ़कर, इन कॉम्प्रीहेंशन को पढ़कर आप यहां से आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर यहीं छुपा है, कोई बड़ा टास्क नहीं था। तो 41वें प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 42, उसी में से आंसर है क्या, बिल्कुल सही, उसी में से आंसर पूछ लिया गया। कंपोस्ट डैश से तैयार किया जाता है, ई अपशिष्ट, प्लास्टिक, पादप अवशेष और पशु अपशिष्ट। यार इसका आंसर तो थर्ड हो जाएगा, किससे किया जाता है, ठीक है। देखो कंपोस्ट अवशेष, देखो अवशेष और जंतु अपशिष्ट, ठीक है, पादप अवशेष और जंतु अपशिष्ट, तो इसका भी आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 42वें का आंसर भी थर्ड हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था ये भी। फिर उसी से क्वेश्चन है, पूछा गया है कंपोस्ट पिट गड्ढे में मिलाए जाने वाला उर्वरक है। भाई कंपोस्ट का जो गड्ढा बनाया जाता है उसमें कौन सा उर्वरक मिलाया जाता है, चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब इसमें देखो, अवायवीय प्रक्रिया में मिश्रित खेती कृषि खेत अवशेष सुविधा आकार, देखो गड्ढा का आकार पूछ लिया गया, इतना आकार बना सकते हो आप। प्रत्येक दिन के संग्रह को एक पतली परत में फैलाया जाता है, एक एक परत करके ताजे गोबर और पानी के मिश्रण के साथ छिड़का जाता है। कंपोस्ट खाद को 25 किलोग्राम प्रति टन की दर से एकल सुपरफॉस्फेट, देखिए ठीक है, एकल मतलब SSP, सिंगल सुपरफॉस्फेट, ये आ गया चौथे का आंसर। कंपोस्ट पिट गड्ढे में मिलाया जाने वाला उर्वरक, तो सिंगल सुपरफॉस्फेट, जब हम गड्ढा भरते हैं कंपोस्ट का तो वहां पर सिंगल सुपरफॉस्फेट मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है ये भी लिखा है। 25 किलोग्राम प्रति टन की एकल से समृद्ध किया जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखो पढ़ते चल रहे हैं और आंसर देते चल रहे हैं। 44वां प्रश्न,
कंपोस्ट को उपयोग के लिए तैयार होने में कितने दिन लगते हैं? तो देखिए डायरेक्ट आंसर बना दोगे भैया। जब गड्ढा जमीन से 45-60 मीटर की ऊंचाई भर दिया जाता है तो कितने दिन लगते हैं भाई? भर दिया जाता है तो सतह को मिट्टी और गोबर मिश्रण से परत बना खाद लगभग 3 से 4 महीने में। लीजिए 3 से 4 महीने। अब देखो 3 से 4 महीने, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। 3 महीने यानी 90 और 4 महीने मतलब 120। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, 90 से 120 दिन, 90 to 120 डेज। कितना इजी क्वेश्चन था भाई साहब, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो जाए, इसलिए ज्यादा लंबा ना हो जाए, फिर तो आप लोग देखोगे नहीं, इतना तो टाइम ही नहीं है। अच्छी चीजों में टाइम नहीं रहता, रील देखते रहोगे किडनी से, बार बार किडनी निकालोगे, रील देखते रहोगे, पूरे दिन रील देख लोगे, लेकिन आपके लिए जो भविष्य बनाने वाली चीजें उन पर ध्यान नहीं दोगे। आधा युवा, आधा क्या 80% यूथ हमारे इंडिया का इसी में बर्बाद है भाई, याद रखना इस चीज को। तो सोशल मीडिया से दूरियां बनाओ। क्वेश्चन नंबर 45, 5वां प्रश्न है इसी से। कंपोस्ट का अवायवीय अपघटन गैस में होता है। अवायवीय मतलब एनारोबिक डिकम्पोजिशन। मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो नहीं होगा, मुक्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, बिल्कुल सही है भाई साहब। अवायवीय, देखो क्या लिखा है, तो यहां पर आप इसमें से भी पढ़ लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए इसका आंसर। तो जिनको वायु या ऑक्सीजन की कंपोस्टिंग के रूप में जाना जाता है, ये देखिए जो वायु या मुक्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं, तो मुक्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सेकंड। देखिए यानी जो रिलीज होती ऑक्सीजन, जो रिलीज होती ऑक्सीजन उसकी यानी एब्सेंट में, है ना, अनुपस्थिति में डिकम्पोजिशन होता है। यानी कौन से बैक्टीरिया काम करेंगे? एनारोबिक बैक्टीरिया, अवायवीय जीवाणु काम करेंगे डिकम्पोजिशन। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सेकंड गद्यांश है भाई साहब, ये चेंज हो गया है, इसके भी 5 क्वेश्चन होंगे। बीज उपचार में डाई का उपयोग करने का प्रयोजन डैश है। तो देखिए डाई का उपयोग करने, तो बीज उपचार से ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि इसमें हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इजी है, आप इसको पूरा पढ़िए। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है भाई साहब, इसकी पीडीएफ जो है वो हम आपको कहाँ डाल देंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, टीसीएम कोचिंग सागर डालिएगा, आपको चैनल दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वहां से देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, मैं बार बार ऐसे आपको यही सब लेके क्यों आता हूं? इसलिए लेके आता हूं बेटा, ताकि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन से एनालिसिस करें कि भैया पेपर का लेवल कहाँ जा रहा है। बताइए आप खुद, कोई लेवल है क्या पेपर का? है क्या लेवल पेपर का? नहीं है। फिर भी यदि आप लोग नहीं कर पा रहे सो सॉल्व, आप डर रहे हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। टीसीएम फैमिली आपके साथ है, टीसीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके साथ है, ठीक है। ये बैच जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 अगस्त से, ठीक है। AG 1 2 3 PCMB PCB, चाहे पैट हो चाहे CUT, सभी के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। अलग अलग क्लासेस चलेंगी, CUT PAT की अलग क्लासेस हैं, PCMB के लिए अलग है, PCB के लिए अलग है। 3 दिन का फ्री डेमो है, ये नंबर दिया गया है। जिन बच्चों को, ठीक है, तैयारी करनी अच्छे से, पूरा साल बचाना है, यदि आप चाहते हैं कि भैया बिल्कुल 100% से आपकी सफलता सिक्योर हो जाए, तैयारी करनी है, तो जुड़े TCM के साथ, आप डेमो ले सकते हैं पहले। और जिन बच्चों को पता है भाई, ये देख लीजिए हमारे पढ़ाने का तरीका, बहुत सारे लेक्चर्स आपके पढ़े हुए हैं, वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं 1 तारीख के बैच के लिए। इवनिंग में आपकी क्लासेस रहेंगी, डेली आपकी कम से कम 3 से 4 घंटे की क्लासेस आपको मिलेगी। वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, गूगल पे जाइएगा, TCM कोचिंग सागर डालिएगा, तो आपको हमारा प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा। वहां पर बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारे MCQs, फ्री क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको डेमो लेना है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अधिक इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, कोचिंग के नंबर, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा हो, एनालिसिस समझ में आया हो, देखिए बच्चे, हमेशा जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को लगाना बहुत जरूरी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड के साथ, जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग
उनके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।